अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि किस तरह सऊदी अरब इमारात का क्लैश है और किस तरह इस रीजन का एक अजीब सा नक्शा बना हुआ है। और एक आज से 25-30 साल पहले इमारात और सऊदी अरब कोई पॉलिटिकल रीजनल पावर नहीं थी, कोई इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज एक अजीब सी केओस में है जो कि किसी के तस्वुर में भी नहीं थी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो कि दोनों तरफ से माल बटोरता रहा है, वो अब सिचुएशन ये है कि अजीज़ दोस्तों देखें, पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो ना होने के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व समझ लें कि जो है ना, वो 5 अरब सऊदी अरब के हैं, डिपॉजिट है। एक कर्जा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ये डिपॉजिट है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए और IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था, तो क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन, फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आप इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम धड़ाम से गिर जाता है। और इन दो कंट्रीज इमारात और सऊदी अरब से पाकिस्तान का टोटल हिसाब किताब बंधा हुआ था। सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट भी किया डिफेंस का। अब सपोज, जो कि नहीं होगा, कि इमारात और सऊदी अरब की डायरेक्ट वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही कि ऐसी कोई डायरेक्ट वॉर होगी, लेकिन सपोज अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना। आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है और इमारात को भी की हुई है, तो आप किसके साथ रहोगे फिर? और ये जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, और ऐसे में इमारात का प्रेसिडेंट वो मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो दिसंबर जनवरी में, वो शिकार के बहाने आया। उसको पता था कि ज़ाहिर है मेरा इतना बड़ा स्वागत होगा, मैं इनका बाप हूँ, तो स्वागत होता है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं आता, नूर खान एयरपोर्ट पे आता है। इस्लामाबाद को पूरा सजाया गया था और झंडे लगाए गए थे, छुट्टी दे दी थी स्कूलों में, सरकारी ऑफिसेज में, सब जगह। और वो उतरा नूर खान एयरबेस पे, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ से सीधा रहीम यार खान जा रहा हूँ मेरे हवाई जहाज में, सीधा सीधा बात करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ अंदर कमरे में जाके एयरपोर्ट पे, नूर खान एयरबेस, वो सीधी सीधी इस पूरे रीजन के इस मामला पे हुई होगी जो सऊदी अरब से क्लैशिंग पॉइंट है, सोमालीलैंड है, सूडान है, यमन है। क्या आप हमें इस मामले में सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान ने कहा साईं हमारा तो ये हाल है, और आपने जो डिपॉजिट है पहले तो उसकी बात करें। उसने कहा भाई बहुत तो 1 साल की बात हुई थी, कई साल हो गए। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब लिया था, इसके बाद तो तुम्हारे कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन हर साल तुम रोल ओवर कराते हो। तो पहले तो मुझे अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो फौजी फाउंडेशन है, $5.9 बिलियन की है या क्या ऐसा कुछ, उसका $1 बिलियन का शेयर्स उसने ले लिए। अब $2 बिलियन डिपॉजिट पड़ा है। कई लालचें भी दी होंगी जाहिर है कि आप हमें सपोर्ट करें इस सऊदी अरब वाले मामले पे। पाकिस्तान क्या खेल रहा है कि हाँ साईं हम तो आपके साथ ही हैं। अब ये चले गए रहीम यार खान, अब पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब को कैसे मनाएं, तो अदील राजा बताते हैं कि
आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो, और साफ मना कर दिया। क्योंकि ख़ास तौर पे आसिम मुनीर मोहम्मद बिन जैद के साथ बड़ा अच्छा चल रहा था और सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात कि आसिम मुनीर 2 हफ्ते पहले लीबिया गया था, और लीबिया का वो हिस्सा जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, जो मैंने आपको सऊदी अरब और इमारात का क्लैश बताया कि सूडान, सोमालिया और यमन, लीबिया में भी 2 हुकूमतें हैं। जो कैपिटल ट्रिपोली है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करती है, इवन इमारात भी करता है, और सऊदी अरब उसको सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जो बिन गाजी में एक सल्तनत बनी हुई है लीबिया की, उसको दरपर्दा इमारात सपोर्ट करता है। तो 2 हफ्ते पहले इमारात के कहने पे आसिम मुनीर वहाँ पे गया था बिन गाजी, और जो इलीगल गवर्नमेंट है, जो मतलब बागियों की गवर्नमेंट है, उसका एक सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है खलीफा, उसको $4 बिलियन के हथियार की ऑफर करके आ गया। डील हुई बाकायदा, ठीक है, साइन हुए, 4 बिलियन के हथियार बेच के तो आ गया। लेकिन उस वक्त इसको पता नहीं था कि सऊदी अरब और इमारात के दरमियान इतना कुछ मामला खराब है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारे साथ तो मैं मिलूंगा नहीं। तो फिर इसने फ़ोन किया शहबाज शरीफ को, मतलब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को कहा कि तुम फ़ोन करो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। उसने शहबाज शरीफ से भी बात करने से इनकार कर दिया। तो शहबाज शरीफ ने फिर सऊदी अरब के एम्बेसडर से मीटिंग की जो इस्लामाबाद में है, और उसके हाथ पांव जोड़े कि देखें साईं, हम बेचारे छोटे से लोग हैं, हम बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं, और ये है कि आप हमें इस झगड़े में हमें क्यों पीस रहे हैं, 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान तो मट्टी का होता है, और हम तो मट्टी हैं, और ये और वो। तो फिर उस एम्बेसडर ने मोहम्मद बिन सलमान को समझाया कि साईं बात तो कर ले। तो फिर फ़ोन पे बात होती है शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से। तो सऊदी अरब की जो प्रेस रिलीज थी वो ये थी कि हमारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मतलब ज़बरदस्त बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, और हम उम्मा के उसको यूनाइटेड रखेंगे। और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरब के साथ खड़ा है, और सॉलिडरिटी हम आपके साथ हैं। जब ये फ़ोन पे बात ख़त्म हुई तो मोहम्मद बिन जैद तो रहीम यार खान में बैठे हुए थे। मोहम्मद बिन जैद ने कहा, उसको फ़ोन खड़काया शहबाज शरीफ को कि ये क्या ड्रामा है भाई, एक तरफ मेरे साथ सॉलिडरिटी, एक तरफ उसके साथ सॉलिडरिटी, हमारे दरमियान मामलात सुधरे नहीं है अभी। हमने सऊदी अरब को ये यकीन दिलाया है कि हम ना यमन में इन्वॉल्व हैं, ना सोमालिया में, ना सूडान में, ना लीबिया में, लेकिन हैं तो हम। अगर मामलात सुधर गए होते तो हमारी आपस में तो बात हुई होती, मेरी और मोहम्मद बिन सलमान की। हमारी तो बात हुई नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसके साथ हो। तो ये भागे फौरन रहीम यार खान आ गए, और रहीम यार खान आके जो इसका पैलेस है मोहम्मद बिन जैद का उधर, जिसमें ये शिकार करने आया हुआ था अपने पूरे ख़ानदानों के साथ, शहजादों के साथ, 1000 नौकर हैं खाली उधर, 1000 पाकिस्तानी, 1000 नौकर हैं। एक पूरा शहर आबाद किया जाता है हर साल। उसके आने से 2 महीने पहले वो शहर आबाद होता है, बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं। अब आप इन टेंट को, वो एक रेफ्यूजीज का टेंट होता है कपड़े का, वो ना समझें, बाकायदा फाइबर के पूरे टेंट लगाए जाते हैं, उसमें एसी और दुनिया भर का महल जैसा माहौल होता है। पुराने ज़माने में जब लश्कर जाते थे जंगों के लिए, तो वो जो राजा होते थे उनके टेंट लगते थे वहाँ पे कपड़े के। लेकिन उस कपड़े के टेंट हम फिल्मों में हमें जो नक्शा दिखाया जाता है कि कितने बड़े बड़े टेंट होते थे, चंगेज़ खान के, तैमूर के, पूरा पूरा एक महल बन जाता था। तो यहाँ भी 1000 खाली नौकर हैं, इतना बड़ा लश्कर लेके मोहम्मद बिन जैद बैठा हुआ है रहीम यार खान में। तो आया शहबाज शरीफ, वो पाँव पकड़ लिए कि साईं हम क्या करें, बताएं, हम तो आप दोनों की उसमें। तो उसने कहा कि भाई साहब
ये हिपोक्रेसी वाला मामला अब चलने वाला नहीं है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या करोगे, क्योंकि हमारा तो ये क्लैश अभी चलेगा और लंबा चलेगा। और सऊदी अरब ने, एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से आज से 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले जब मोहम्मद बिन सलमान गया था ना अमेरिका, याद होगा आपको, जब ट्रंप ने उसका बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया था, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डिमांड किया था कि हमें न्यूक्लियर वेपन दो और न्यूक्लियर वेपन बनाने में हमारी मदद करो, हमें जिस तरह तुमने लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को किया था इस तरह हमें भी दो। और यह है कि उस पर काफ़ी मसला हुआ कि अमेरिका ज़ाहिर है इसकी इजाज़त नहीं देता। तो और ये अभी रिसेंटली साबित भी हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी है ना जो अमेरिका की, उसके डॉक्यूमेंट्स ने बताया है कि पाकिस्तान ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में बड़ी ज़बरदस्त मदद की है। तो पाकिस्तान की तो आपको बताया ना कि हड्डी फेंको कुत्ते की तरह भौंकता हुआ आ जाएगा। तो पहले भी बेचा था, अब सऊदी अरब को अमेरिका ने मतलब पाकिस्तान को सख्ती से मना किया। तो सऊदी अरब कई चीज़ों में नाराज़ है आसिम मुनीर से और उनसे, शहबाज शरीफ से। और पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मतलब सिनारियो में फंस गया है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि अब हम करें तो क्या करें, हमारे पास चॉइस क्या बची है। मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान का तो इस रीजन में मेन झगड़ा है ना इन्वेस्टमेंट का है। बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलियनेयर है ना जो, वो दुबई शिफ्ट हो रहा है या अबू धाबी शिफ्ट हो रहा है। सऊदी अरब इतनी तेज़ी से शरिया ख़त्म कर नहीं सकता। शरिया इन ए वे दुबई में भी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन वहाँ पे नॉन मैरिड कपल है, वो आपस में सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन हल्का हाथ रखा है। एक लड़की का केस आया था कि उसने केस किया कि मेरा रेप हुआ है। ये दुबई का केस है, मुझे पूरा वो डिटेल याद नहीं है, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा था अभी 2-4 दिन पहले ही। तो उसने केस किया कि मेरा रेप हुआ है। अदालत, वहाँ पे भी अदालत शरिया अदालत ही होती है। शरिया अदालत में केस पेश हुआ, पूछा गया कि भाई 4 गवाह लाओ रेप के, क्योंकि शरिया कहती है 4 गवाह होने चाहिए रेप के। 4 गवाह नहीं दे सकी, सेक्स साबित हो गया था। उस लड़की को 7 साल की सजा हुई। तो है चीज़ें, लेकिन आप अपने घर में अपने कमरे में कुछ करते हो तो उस पर सरकार आंखें बंद कर लेती है। अनलेस कि कोर्ट में लड़की ने आके केस किया कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो वरना क्या नहीं होता दुबई में, ठीक है ना। तो ये है कि सऊदी अरब इतनी तेज़ी से चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। मजबूरी उसकी ये है, जिसका फ़ायदा भी है मक्का मदीना, लेकिन मजबूरी भी है कि मक्का मदीना के होते हुए अगर वो दुबई की तरह बिल्कुल कसीनो और ये वो, हालांकि हैं सब चीज़ें सऊदी अरब में, कंसर्ट भी हो रहे हैं। ये मौलवी साहब की आपने बात सुनी, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड मुल्लाओं के ज़रिए कंट्रोल होती है, और मुल्लाओं ने इतना ज़्यादा वो कर दिया है लोगों को कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड आपके खिलाफ हो जाएगी। कौन सा ऐसा गुनाह है जो दुबई में नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी अय्याशी है जो कतर में, कुवैत में नहीं हो रही है? अरब नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, अब तो सऊदिया में नाइट क्लब खुल रहा है। जब फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को मारा जा रहा है तो उस वक्त शकीरा को नचवाया जा रहा है अल्लाह की जमीन पर, है? आपको मालूम है मक्के में जब नाइट क्लब अभी खुला तो उस नाइट क्लब वालों से पूछा गया कि भाई ने नाइट क्लब का मक्के से क्या वास्ता, यहां तो हाजी आते हैं। तो कहने लगे असल में हाजी जब हज करके टायर्ड हो जाएंगे
है, तो उनके रेस्ट के लिए जो है हमने शराब और शबाब का इंतजाम किया है। ये कौन सा दीन है आपको मालूम है? यही असल में यजीद का दीन है। आप एक चीज देखिए, यजीद खुला कुफ्र अंजाम नहीं देता था, है, फासिक था, फाजिर था, मगर कुफ्र उसका जाहिर ना था। तवज्जो, बजाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए था। यानी यजीद ये चाहता था कि नमाज भी हो, मस्जिदें भी खुली रहें, शराब खाना भी खुला रहे, अल्लाह का घर भी खुला हो, जुआ खाना भी खुला रहे। आप नहीं समझे, यजीद चाहता था चंदा मस्जिद में दो और डांस करो होटल में, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। हुसैन ने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा। वे शाकिरा का कंसर्ट सऊदी अरब में आज से 10 साल पहले कौन सोच सकता था? चेंज हो रहा है सऊदी अरब, लेकिन जितनी मादर पिदर आज़ादी दुबई में, अबू धाबी में है ना, वो सऊदी अरब के लिए मुश्किल है। तो करंट सिनारियो में एक अजीब सी सिचुएशन आ गई है इमारात और सऊदी अरब के दरमियान, जो कि सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन एक ज़माना था कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि किंग अब्दुल अजीज़ के बूढ़े बूढ़े बेटे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, सिवाय कुरान के उनको कुछ पढ़ना आता नहीं था, और बाकी अरबियन कंट्रीज जो कि कुवैत, बहरीन, ओमान और इमारात, इनमें सब में बूढ़े बूढ़े वो बदू शेख थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। वापस दुबई में राशिद अल मखतूम, अबू धाबी में मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान, बहरीन का खलीफा सुल्तान खलीफा था, ओमान का सुल्तान काबूस था, कुवैत का जाबिर बिन सब्बा था, और कतर का हमाद अल थानी था। तब्दीलियां आई, तब्दीलियां लाई गई। देखें, कतर का अमीर जो था ना, बूढ़ा बेचारा, वो छुट्टियां मनाने यूरोप आया ना, तो उसके बेटे ने इसको मैसेज कर दिया कि भाई साहब वापस नहीं आना, अब मैं यहाँ का अमीर हूँ। ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, मुझे वो डिटेल आपके सामने मैं निकालने बैठूंगा तो लंबा चौड़ा हो जाता है। ये रिकॉर्डेड चीज़ें आज से 10-12 साल पुरानी बात है या 15 साल पुरानी बात है। कतर का हो गया। इमारात में मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जैद बिन सुल्तान और राशिद अल मखतूम के मरने के बाद दो बेटे के बाद इनकी बारी थी, दोनों मोहम्मद की। इसी तरह कुवैत में ये सद्दाम हुसैन के जरिए एक चीज़ कराई गई थी। इस पूरे रीजन में खेल खेला गया है। सऊदी अरब में भी तब्दीली आप देखें कि सबसे बड़ा भाई सऊद, उसको हटाया फैसल ने, वो 11 साल रहा। 53 में किंग अब्दुल अजीज़ के मरने के बाद सऊद किंग बना, वो 11 साल बाद 1964 में शाह फैसल ने, वो भी बीवी को लेके छुट्टियों पे गया था। इनकी भी 50 बीवियाँ होती हैं, तो बीवियों को लेके छुट्टियों पे गया था कहीं अरब कंट्रीज़ में। उस ज़माने में इनकी औकात यूरोप अमेरिका की नहीं थी। ये जॉर्डन और इजिप्ट और तरक्की अरब कंट्रीज़ में ये डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते थे। तो वहाँ पे गया था, तो फैसल ने कहा भाई साहब वापस नहीं आना। फैसल 11 साल रहता है, 75 में इस फैसल के ही अपने भतीजे ने इसका कत्ल कर दिया। तब्दीली होते होते सलमान तक बात आती है। अब डर ये था कि भाई बनते गए, भाई कब तक चलेंगे। अब सलमान के 2-4 भाई बचे होंगे, तो सडनली सलमान ने अपने बेटे को, मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया। अब सवाल यह है कि सलमान का ही बेटा क्यों? किंग फैसल का बेटा ज़ाहिर है इनसे बड़ा है, कई बेटे हैं, खालिद के, फहद के, अब्दुल्ला के, सबके बेटे गायब। इवन मेरा ख्याल है मोहम्मद के भी बड़े भाई हैं, मोहम्मद बिन सलमान के और भी भाई बेटे हैं। ये कौन डिसाइड करता है भाई? ये इस रीजन में कौन रूल करेगा? कतर के खलीफा को, अमीर को, बाप को हटा के बेटा आ रहा है, ये सब किसकी बैकिंग पे, किसकी प्लानिंग से हो रहा है? ये आप लोगों को सोचना है।
तो मोहम्मद बिन सलमान भी आता है, पावर गेन करता है और सुपर पावर गेन कर लेता है। सऊदी अरब में मैं आपको बताऊं कि किंग भी इतना पावरफुल नहीं होता था, इसलिए कि एक मुतव्वों की गवर्नमेंट होती है। एक मुतव्वे मौलवी को कहते हैं अरबी में। सऊदी अरब में मुतव्वों का रूल होता था। किंग भी कोई फैसला करने से पहले मुतव्वों को कन्विंस करता था। जब किंग खालिद था और फहद था, तो किंग जो प्रिंस अब्दुल्ला था वो सेकंड क्राउन प्रिंस था, यानी खालिद का क्राउन प्रिंस फहद था, फहद का बाद फिर अब्दुल्ला था। लेकिन अब्दुल्ला वाज मोस्ट पावरफुल, इसलिए कि सऊदी अरब में दो फौज हैं, एक नेशनल आर्मी एक नेशनल गार्ड है। तो अब्दुल्ला वाज चीफ ऑफ नेशनल गार्ड एंड अब्दुल्ला वाज चीफ ऑफ मुतव्वाज मौलवीज शरिया। और शरिया के बगैर तो मतलब मुतव्वों से पूछे बगैर तो कोई फैसला नहीं होता था। आज मोहम्मद बिन सलमान मुतव्वों से नहीं पूछ रहा, मुतव्वे नाराज हैं, इसने मुतव्वों को इनइफेक्टिव कर दिया। इसने नेशनल गार्ड्स को भी इनइफेक्ट कर दिया कि दो आर्मी की जरूरत नहीं, एक सऊदी अरब की नेशनल आर्मी। तो पावर जैसे आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए टोटल पावर अपने हाथ में ले लिए, वैसे ही मोहम्मद बिन सलमान ने भी सारी अपने पावर ले ली है। तो पाकिस्तान इस पूरे सिनारियो में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि हम इस मामले में कैसे आगे बढ़ें। आगे और भी कई चीज़ें हैं, मैं चीज़ें जिस तरह डेवलप होंगी आपके सामने ला के रखूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको देखना होगा कि तुर्की हैरान और परेशान खड़ा है कि क्या करे। चीज़ें हैं, डेवलप स्टोरी हो रही है, मैं आपके सामने बाद में रखूँगा जब चीज़ें और डेवलप होंगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।